हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 7 ऑफ चैप्टर 9 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके पहले ऑलरेडी हमने ऑडिट ऑफ फर्म, एलएलपी, लोकल बॉडीज, एनजीओ, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट सोसाइटीज, गवर्नमेंट ऑडिट, गवर्नमेंट कंपनीज का जो सब कुछ था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑडिट था वो सब कुछ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल, क्लब, सिनेमा, होटल्स और हायर लीजिंग परचेज जो कंपनीज है उनका ऑडिट कैसे किया जाएगा वो हमने इन डिटेल समझा हुआ है। राइट, ऑलमोस्ट हमने 9.58 तक इसके पहले के जो पेजेस थे वो सारे, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बाद जो ट्रस्ट और सोसाइटीज दिया है वो भी हमने कवर अप कर लिया है। सिर्फ ये एक टॉपिक जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिट कैसे किया जाएगा वो हमारा पेंडिंग है ऑफ चैप्टर 9। तो चलिए वो हम समझने वाले हैं अभी। तो चलिए समझते हैं ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। दिया हुआ है पेज नंबर 9.59 पर। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग है, इजी है थोड़ा सा। ये जो पार्ट है इसमें कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज मतलब जो मेंबर्स है वो एक साथ मिलकर कुछ मेंबर्स के बेनिफिट के लिए, एक दूसरे के कोऑपरेशन से एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेंट्रल एक्ट भी और स्टेट एक्ट भी अलग अलग हो सकता है। राइट, तो उन दोनों को कंसिडर करके हमें ऑडिट करना होगा। और साथ में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऑडिट के बारे में भी है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो मोर देन वन स्टेट में अपना ऑपरेशंस वर्क वगैरह करते हैं, तो वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी। तो उनका भी एक सेंट्रल एक्ट है, तो उसके हिसाब से ऑडिट करना होगा। राइट, तो यहाँ पर हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होंगी वो सारी चीजें समझेंगे। उनके एक्ट के जो प्रोविजन है जो ऑडिट से रिलेटेड है वो हमें यहाँ पर समझना होगा। कुछ प्रोविजंस है वो कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड है, तो वहां से हम कनेक्ट कर पाएंगे, याद रखने में वो हमारे लिए इजी हो सकता है। राइट, तो चलिए इन डिटेल समझते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड दिया हुआ है। A cooperative, also known as cooperative, coop or coop, is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned enterprise. ऑटोनोमस एसोसिएशन है, जो पर्सन है वो वॉल्यूंटरीली एक साथ मिलकर कोई भी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल या कोई भी ऐसा पर्पस है जो कॉमन पर्पस है उनके लिए साथ मिलकर वो काम करते हैं। The Cooperative Societies Act 1912, a central act, contains the fundamental law regarding the formation and working of the cooperative societies in India and is applicable in many states with or without amendments. Cooperative Societies Act 1912 है वो सेंट्रल एक्ट है, वो इंडिया में जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनेंगे तो वहां पर रजिस्टर करवा सकते हैं और उनके प्रोविजन है वो उनको एप्लीकेबल हो जाएंगे। कुछ स्टेट्स है वो सीधा ही वो सेंट्रल एक्ट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 उन्हीं को कंसिडर करते हैं, और वो जो स्टेट है उसमें वही एक्ट के हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटी से वो रन होगी। बट कुछ स्टेट्स है उन्होंने उसमें अमेंडमेंट्स किए हैं, राइट, रिगार्डिंग दैट स्टेट की रिक्वायरमेंट जो भी है उस तरीके से। In many states, Maharashtra, West Bengal, Orissa, the cooperative societies are governed by specific state act. Right, ये सारे states में अपने खुद के एक्ट भी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। An auditor of cooperative society should be familiar with the provisions of the particular act governing the society under audit. Right, तो ऑडिटर को कंसिडर करना होगा कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको जो भी एक्ट एप्लीकेबल है उस हिसाब से प्रोविजंस का कंप्लायंस वगैरह भी देखना होगा और उस हिसाब से ऑडिट किया जाएगा। Cooperative society is a business organization with a special mode of doing business by pulling together all the means of production cooperatively, elimination of middlemen and exploitation from outside forces. कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो लोग सभी लोग साथ मिलकर कुछ काम करते हैं और उसमें से मिडलमैन हो सके उतना हटा दिया जाता है ताकि सबका बेनिफिट ज्यादा हो सके। आउटसाइड फोर्सेस है उनकी रिक्वायरमेंट ना रहे, वो जो भी पर्सन साथ मिलकर कोऑपरेशन से जो काम कर सकते हैं वही करेंगे ताकि सबकी एक्सपर्टीज का बेनिफिट मिल सके और वो जो मेंबर्स है उन्हीं के पास से वर्क लिया जा सके, तो मिडलमैन, आउटसाइड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी या फिर एलिमिनेट हो जाएगी। A CA has to play a significant role in the development of cooperative organization on a scientific lines. In this unit, it is proposed to give a few guidelines in the matter of audits of cooperative societies. Apart from audits, some other professional services could be rendered by CA, such as guidance in account writing, installation of accounting system, internal audit, management accounting services, taxation, etc. राइट, तो जो सीए है, राइट, ऑडिट की सर्विसेज तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं, बट अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग सिस्टम, टैक्सेशन,
मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट, इंटरनल ऑडिट, वो सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। बट जनरली जो पर्सन अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट वगैरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वही स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर इंडिपेंडेंस के लिए थ्रेट हो जाएगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट बनेगा, राइट। However, the main focus is to give some guidelines about the audit of cooperative societies in general. The special features of audit applicable to all societies will be considered first, and subsequently a few special points with reference to audit program of specific types of societies will be considered. ठीक है, ये तो किस तरह से चैप्टर होगा वो समझाया हुआ है। यहाँ तक का जो था वो एक बार आप रीड करेंगे तो चलेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, ऑडिट एज पर सेक्शन 17 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। यहाँ पर आपको सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटीज है तो उनके प्रोविजंस आपको पूछ सकते हैं, तो सिर्फ वो एक्ट का नाम लिखेंगे तो चलेगा, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। The registrar shall audit or cause to be audited by some person authorized by him by general or a special order in writing in this behalf the accounts of every registered society once at least in every year। जो भी रजिस्टर्ड सोसाइटी है उनका ऑडिट करवाना जरूरी है। वो रजिस्ट्रार जो होगा, राइट, जहां पर सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाए जाते हैं और उनके कंप्लायंसेस वगैरह देखे जाते हैं, तो वो रजिस्ट्रार है वो खुद कर सकते हैं या फिर वो ऑडिट करवा सकते हैं जितनी भी रजिस्टर्ड सोसाइटी है उन सभी के लिए, और वंस इन अ ईयर, राइट, एक बार तो वो साल में होना ही चाहिए। The audit under subsection 1 shall include an examination of overdue debts, if any, and evaluation of the assets and liabilities of the society। ऑडिट के अंदर क्या कवर अप होगा? जो ओवरड्यू डेट्स है, जो रिसीवेबल अमाउंट है फॉर सोसाइटी, वो कितने हैं, और असेट्स और लायबिलिटीज का वेरिफिकेशन भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। The registrar, the collector, or any person authorized by general or a special order in writing in this behalf by the registrar shall at all times have access to all the books, accounts, papers, and securities of society, and every officer of the society shall furnish such information in regard to the transactions and working of the society as the person making such inspection may require। रजिस्ट्रार, कलेक्टर या फिर कोई भी पर्सन जो रजिस्ट्रार ने जिनको अपॉइंट किया है, वो सारी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, पेपर्स है, वो सोसाइटीज के पास से मंगवा सकते हैं। उन सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो सारी चीजें जो भी रिक्वायर्ड है वो फर्निश करे, ताकि प्रॉपरली अकाउंटिंग के लिए ऑडिट, अकाउंटिंग का ऑडिट या फिर इंस्पेक्शन वगैरह जो भी करना जरूरी है वो कर पाएंगे, राइट। चलिए, तो ये सेक्शन 17 में समझाया हुआ था कि रजिस्ट्रार है वो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं रजिस्टर्ड सोसाइटी के लिए, या खुद कर सकते हैं ऑडिट जो भी है। ऑडिट में ओवरड्यू डेट्स, असेट्स, लायबिलिटीज देखना जरूरी होगा। रजिस्ट्रार, कलेक्टर या फिर और कोई पर्सन जो रजिस्ट्रार ने जिनको अपॉइंट किया है, वो जो सोसाइटीज है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स जो भी नेसेसरी है वो सब एक्सेस कर सकते हैं। उनको प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की रहेगी ताकि प्रॉपरली ऑडिट, इंस्पेक्शन वगैरह हो सके, राइट। Registrar means a person appointed to perform the duties of registrar of cooperative societies under this act। Following points should be kept in mind in connection with the audit of cooperative societies। Qualification of auditor, auditor कौन बन सकता है? जनरली सीए हो सकता है या फिर और कोई पर्सन भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंदर वो अलाउड है, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट्स में, या जो ऑडिट डिपार्टमेंट रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, तो उसमें उन्होंने काम किया, तो वो भी ऑडिटर बन सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। Apart from CA, within the meaning of the CA Act 1949, some of the state cooperative acts have permitted persons holding a government diploma in cooperative accounts or in cooperation and accountancy, and also a person who has served as an auditor in the cooperative department of a government to act as an auditor। CA तो है, वो तो ऑडिट कर ही सकते हैं, बट उनके अलावा कुछ स्टेट एक्ट्स में डिप्लोमा, जिन्होंने गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो डिप्लोमा कोर्सेज है कोऑपरेटिव अकाउंट्स या फिर कोऑपरेशन एंड अकाउंटेंसी में, या फिर जो ऑडिटर बना है वो ऑडिट डिपार्टमेंट में काम किया है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो भी ऑडिटर बन सकते हैं। Appointment of the auditor. An auditor of cooperative society is appointed by the registrar of cooperative societies, and the auditor so appointed conducts the audit on behalf of the registrar and submit his report to him as also to the society। The audit fees are paid by the society on the basis of statutory scale of fees prescribed by the registrar according to the category of the society audited। अपॉइंटमेंट है ऑडिटर का, कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेंगे, वो तो हमने ऊपर ही देखा था, राइट।
वो जो रजिस्ट्रार अपॉइंट करेंगे, तो जो ऑडिटर है वो रिपोर्ट किसको देंगे, रजिस्ट्रार को भी देंगे और सोसाइटी को भी वो सबमिट करेंगे। फीस कौन पे करेगा, सोसाइटी पे करेगी, राइट। और वो जो फीस के स्केल कितना किस सोसाइटी को पे करना होगा वो भी प्रिस्क्राइब्ड है, और वो जो सोसाइटी का क्लास ऑफ द सोसाइटी या कैटेगरी है उस हिसाब से वो फीस पे करनी रहेगी। Books, accounts and other records of cooperative societies. Under section 43 clause H of the Central Act, a state government can frame rules prescribing the books and accounts to be kept by cooperative society. State है वो prescribe कर सकते हैं कि कौन सा books of accounts है वो maintain करने चाहिए। For example, in Maharashtra, the cooperative societies are required to maintain books of account in terms of the instructions of the registrar as following. महाराष्ट्र के एक्ट में कितने क्या क्या बुक्स मेंटेन करने जरूरी है। ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय सोसाइटी एंड द मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर टेक प्लेस, क्या रिसीव हो रहा है, क्या एक्सपेंडिचर कहां पर कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। ऑल सेल्स एंड परचेस ऑफ गुड्स बाय द सोसाइटी, असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द सोसाइटी, ये तीन चीजें मेंटेन करना नेसेसरी है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से, राइट। जनरली ऐसे चांसेस कम है कि आपको स्टेट स्पेसिफिक जो एक्ट है उनके प्रोविजंस पूछे, आपको ये इस तरह से याद रखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको इन जनरल पूछे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जा सकते हैं, तो उसमें रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर के रिकॉर्ड्स, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स के रिकॉर्ड्स और असेट्स एंड लायबिलिटीज के रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, राइट। In order to maintain proper financial accounting records so as to disclose full financial results of working of the society, the statutory or mandatory provisions provide a directive but they are not conclusive. डायरेक्शन दे रहे हैं जो भी मैंडेटरी इतने तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या ये चीज तो मेंटेन करनी है, ऐसा वो डायरेक्शन दे रहे, कोई मैंडेटरी चीज कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में स्पेसिफिकली सारे में सेंट्रल एक्ट में नहीं दी गई है। The society is at liberty to maintain such additional records according to its convenience and which it thinks more useful for clarity and detailed explanation. सोसाइटी को लगेगा जरूरी जो भी है तो वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकती है ताकि उनका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन है वो इजी हो पाए। Ultimately, the financial transactions and the results thereof must be presented very clearly and in the best possible manner. Simple. Depending upon the nature and object of the society, different kinds of books and registers will be maintained so as to disclose the proper and fair picture of financial transactions. In case of a large-scale cooperative organization, different subsidiary books and registers shall be maintained and the daily summary totals will be transferred to main cash book. Different kind of books of accounts वो मेंटेन किए जा सकते हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से, उनका नेचर ऑफ बिजनेस, उनके साइज कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। लार्ज स्केल कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसमें सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन करनी चाहिए, तो वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड मेंटेन हो पाएगा और उसके जो टोटल है वो कैश बुक वगैरह में ट्रांसफर होने चाहिए। तो क्या क्या सब्सिडरी बुक्स हो सकती है उसके एग्जांपल्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल, डेली कैश सेल समरी रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इफ क्रेडिट सेल्स आर अलाउड बाय बायलॉज ऑफ सोसाइटी। बायलॉज मतलब कि जो स्टेट के कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उस हिसाब से, तो सेल्स की समरी हो सकती है, क्रेडिट सेल होगा तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स की समरी उनका रिकॉर्ड हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है। रजिस्टर ऑफ रिकवरी ऑफ लोन्स फ्रॉम सैलरीज एंड डायरेक्टली बाय रिसिप्ट्स फ्रॉम मेंबर्स इन केस ऑफ क्रेडिट सोसाइटी। क्रेडिट सोसाइटी जो लोन देती है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनमें रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम सैलरीज एंड डायरेक्टली रिसिप्ट्स फ्रॉम मेंबर्स, राइट, तो उनके लिए भी वो रजिस्टर अलग से मेंटेन कर सकते हैं। लोन डिसबर्समेंट रजिस्टर इन केस ऑफ क्रेडिट सोसाइटी, जो लोन डिसबर्स कर रहे हैं, जो उनके मेंबर्स वगैरह को दे रहे हैं, उनके लिए भी रजिस्टर समरी सब्सिडरी बुक हो सकती है। एनी अदर कॉलमनर सब्सिडरीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ द सोसाइटी, राइट, और कोई भी सब्सिडरी बुक हो सकती है। रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग्स according to section 5 of the Central Act, in the case of society where the liability of a member of the society is limited, no member of a society other than a registered society can hold such portion of the share capital of the society as would exceed a maximum of 20% of the total number of shares or of the value of shareholding to ₹1000। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है शेयर होल्डिंग में, जहां पर भी जो सोसाइटी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, राइट, लिमिटेड सोसाइटीज है, तो उस केस में मेंबर जो भी है ऑफ सोसाइटी अदर देन रजिस्टर्ड सोसाइटी, अगर रजिस्टर्ड सोसाइटी एज अ मेंबर है तो उनको ये एप्लीकेबल नहीं है, उनके अलावा जो भी मेंबर्स है उनमें ये रिस्ट्रिक्शन है। वो शेयर कैपिटल कितनी, मैक्सिमम 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के 20%,
और ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग ₹1000, राइट, उसमें से जो ज्यादा होगा उतना ही वो शेयर से वो होल्ड कर सकते हैं, कोई भी मेंबर है अदर देन रजिस्टर्ड सोसाइटी, राइट। ये आपको एज ए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। The auditor of a cooperative society will be concerned with this provision so as to watch any breach relating to holding of shares. One should also watch whether any provisions in the bylaws of the society is not contrary to this statutory position. ये भी देखना होगा कि जो भी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है उसमें इसका कॉन्ट्रावेंशन नहीं होना चाहिए, राइट। वो इनसे जुड़े हुए होने चाहिए, इनसे स्ट्रिक्टन हो सकते हैं बट वो कभी भी इनसे लिबरल नहीं हो सकते हैं, राइट, वो खास चेक करना होगा। The state acts may provide limits as to the shareholding other than that provided in the central act. जो स्टेट एक्ट से वो अलग कोई भी लिमिट रख सकते हैं, राइट, बट वो कंसिडरिंग दैट सेंट्रल एक्ट होना चाहिए, उनसे स्ट्रिक्टन हो सकता है। फिर है रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स। सेक्शन 29 ऑफ द सेंट्रल एक्ट पुट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन। इट स्टेट्स दैट अ रजिस्टर्ड सोसाइटी शैल नॉट मेक अ लोन टू एनी पर्सन अदर देन अ मेंबर। रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो सिर्फ मेंबर को ही लोन दे सकते और किसी को वो लोन नहीं दे सकते हैं। However, with the special sanction of the registrar, a registered society may make loan to another registered society. But special sanction के अगर special sanction है रजिस्ट्रार का तो वो दूसरे किसी registered society को वो लोन दे सकते हैं, right? The state government may further put such restriction as it thinks fit on the loaning power of the society to its member or to other societies in the interest of the society concerned and its members. State act है उसमें स्ट्रिक्टन हो सकता है कि ये जो मेंबर्स या फिर जो दूसरे रजिस्टर्ड सोसाइटीज को जो लोनिंग पावर है उसमें भी वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, राइट। सेंट्रल एक्ट के हिसाब से वो सिर्फ मेंबर को ही लोन दे सकते हैं, जो भी सोसाइटीज है वो, राइट, वो दूसरे रजिस्टर्ड सोसाइटीज को लोन दे सकते हैं सब्जेक्ट टू कि वो रजिस्ट्रार की परमिशन लेनी होगी, राइट। ये भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बीइंग एन ऑडिटर हमें ये चेक करना होगा कि उन्होंने किसको लोन दिया है, वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट है या नहीं। Restriction on borrowing. Section 30 of the Central Act further puts restriction on borrowings. According to this section, a registered society shall accept loans and deposits from persons who are not members, subject to the restrictions and limits to the of the bylaws of the society. Members को वो लोन दे सकते हैं बट उनके पास से लोन ले नहीं सकते, ये ध्यान रखना है, राइट। जो भी सोसाइटीज है उनके लिए बोरोविंग्स करना है तो वो मेंबर्स के अलावा किसी भी और के पास से वो बोरोविंग्स कर सकते हैं बट वो मेंबर्स के पास से बोरोविंग नहीं कर सकते हैं। ऊपर जो लोनिंग पावर था तो वो मेंबर्स को लोन दे सकते हैं बट मेंबर्स के पास से लोन नहीं ले सकते हैं। हाँ, बायलॉज में अगर जो स्टेट लॉज जो है उसमें अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है तो उनको भी कंसिडर करना होगा। तो ऑडिटर विल हैव टू एग्जामिन द बायलॉज इन दिस रिस्पेक्ट। सिंपल, ये भी आपको एज ए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Investment of funds. According to section 32 of Central Act, a society may invest its funds in any one or more of the following. जो भी सोसाइटीज है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर कर सकते हैं? In the central or a state cooperative bank, in any of the securities specified in section 20 of the Indian Trust Act 1882, in the shares, securities, bonds or debentures of any other society with limited liability, in any cooperative bank other than a central or a state cooperative bank as approved by the registrar on specified terms and conditions, and in any other money permitted by the central or a state government. तो ये 5 जगह पर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जो रिजर्व फंड है तो वो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर कर सकते हैं? सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। सेकंड, सिक्योरिटीज स्पेसिफाइड इन द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। थर्ड, शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स ऑफ अदर सोसाइटीज, लिमिटेड लायबिलिटी सोसाइटीज जो होगी उसमें कर सकते हैं। फोर्थ, अदर देन सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जहां पर रजिस्ट्रार ने स्पेसिफाइड टर्म्स के साथ अलाउ किया है, राइट। एंड फिफ्थ, एनी अदर मनी परमिटेड, जहां पर भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करे वहां पर कर सकते हैं, राइट। ये भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। In the principal provision relating to the investment of funds of a cooperative society, the central as well as state act does not mention anything about the investment of reserve fund outside the business specifically. जो भी स्टेट एक्ट है या फिर सेंट्रल एक्ट है स्पेसिफिकली कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि जो रिजर्व फंड है वो आउटसाइड द बिजनेस है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, राइट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 ऑफ द सेंट्रल एक्ट, a prescribed percentage of the profit should be transferred to reserve fund before distribution as dividends or a bonus to members. ये कंपलसरी है कि जो प्रॉफिट है उसमें से थोड़ा सा पोर्शन है वो एज अ रिजर्व फंड मेंटेन करना जरूरी है, वो बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड और बोनस टू मेंबर्स के पहले करना जरूरी होगा,
राइट। जो नेट प्रॉफिट बचेगा आफ्टर टैक्स वगैरह सब कुछ डिडक्ट करने के बाद वो जो प्रॉफिट होगा उसमें से रिजर्व फंड है वो अप्रोप्रिएशन उसका किया जाएगा, उसी के बाद डिविडेंड या फिर बोनस दिया जा सकता है। Contribution to charitable purposes. According to section 34, a registered society may, with the sanction of the registrar, contribute an amount not exceeding 10% of the net profits remaining after the compulsory transfer to the reserve fund for any charitable purposes as defined in section 2 of the Charitable Endowment Act 1890. Maximum contribution towards charitable purpose कितना कर सकता है? 10% of the net profits रिमेनिंग आफ्टर द रिजर्व फंड जो भी ट्रांसफर करना है। ऊपर के जो पॉइंट में था कि रिजर्व फंड है वो मैंडेटरी है कि वो थोड़ा सा पोर्शन है वो रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है, वो स्टेट एक्ट में मेंशन किया होगा उस तरह से करना रहेगा। वो रिजर्व फंड ट्रांसफर करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है उसमें से वो मैक्सिमम 10% है वो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनसे ज्यादा अलाउड नहीं है। राइट। अगर एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल अगर प्रॉफिट ₹1 लाख का है, राइट, और मैंडेटरी जो कंपलसरी रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है, राइट, वो फॉर एग्जांपल 10% है, राइट। 10% कंपलसरी रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है तो 10,000 उसमें ट्रांसफर किए जाएंगे। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्रांसफरिंग टू रिजर्व फंड बचेगा ₹90,000। तो मैक्सिमम चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? ₹9,000, क्योंकि ये जो 90,000 है उनका मैक्सिमम 10% कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 9,000 है वो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। तो आपको कुछ ऐसा केस सिनारियो बनाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। फिर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व फंड आउटसाइड द बिजनेस और यूटिलाइजेशन एज वर्किंग कैपिटल। सम ऑफ द स्टेट एक्ट्स प्रोवाइड दैट अ सोसाइटी में यूज द रिजर्व फंड in the business of society as a working capital subject to the rules made in this behalf। जो रिजर्व फंड जो मैंडेटरी है उनको कहाँ पर यूज किया जा सकता है? तो कुछ स्टेट एक्ट से वो ऐसा अलाउ कर सकते हैं कि वो वर्किंग कैपिटल बिजनेस में ही वो यूज कर सकते हैं। मैं इन्वेस्ट एज पर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जो हमने आगे देखा था कि इन्वेस्टमेंट कर सकता है सेंट्रल या फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, फिर शेयर्स डिबेंचर्स ऑफ अदर सोसाइटीज जो लिमिटेड लायबिलिटी वाली है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो वो 5 पर्पसेस थे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। May be used for some public purposes like to promote the object of the society. The auditor should ensure strict compliance with the state act and rules in this regard। या फिर कोई पब्लिक पर्पसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या पर्पस है, किस लिए वो क्या काम करती है, वो सारे चीजों के लिए, राइट। तो जो रिजर्व फंड है वो 3 चीजों के लिए यूज किया जा सकता है, एज अ वर्किंग कैपिटल, एज कैन बी इन्वेस्टेड एज पर द एक्ट, या फिर वो एज अ पब्लिक पर्पसेस कि जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्ट है वो प्रमोट किया जा सके, राइट। ये भी आपको एज अ क्वेश्चन पूछ सकता है। कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फंड। सम ऑफ द स्टेट एक्ट प्रोवाइड्स दैट एवरी सोसाइटी शैल कंट्रीब्यूट एनुअली टुवर्ड्स द एजुकेशन फंड ऑफ द स्टेट फेडरल सोसाइटी एट द अप्रोप्रिएट रेट एज पर द क्लास ऑफ द सोसाइटी। कुछ स्टेट एक्ट्स में ऐसा मेंशन किया गया है कि सोसाइटीज को उनके क्लास के हिसाब से कुछ परसेंटेज है, अप्रोप्रिएट रेट है, उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन करना होगा एजुकेशन फंड के लिए। Contribution to education fund is a charge on profits and not an appropriation। वो चार्ज ऑन प्रॉफिट्स है, राइट, एंड नो, और वो अप्रोप्रिएशन नहीं है। चार्ज मतलब कि जो स्पेसिफाइड है वो करना है, मतलब करना ही है, राइट। फॉर एग्जांपल वो उनकी एक्टिविटी सेल्स वगैरह का कुछ परसेंटेज है, तो जो एक्टिविटी हुई इनके परसेंटेज उनको एज अ एजुकेशन फंड कंट्रीब्यूट करने ही होंगे, वेदर दैट सोसाइटी इज अ प्रॉफिटेबल और नॉट। वो उस ईयर में प्रॉफिट हुआ या ना हुआ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट हुआ है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि रिजर्व फंड है, राइट, उसमें भी क्या होगा कि प्रॉफिट होगा तो उसमें से कुछ परसेंटेज है वो एज अ रिजर्व फंड ट्रांसफर किए जाएंगे, बट चार्ज होगा तो वो तो कंपलसरी है, प्रॉफिट हो या ना हो चार्ज है वो तो करना ही होगा। जिसकी डेप्रिसिएशन या फिर जो भी पीएनएल में आप जितना भी पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे वो सब कुछ चार्ज ऑन प्रॉफिट होता था। जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे उसमें से जो प्रॉफिट होता था उनको अप्रोप्रिएशन किया जाता था। अगर आपको याद हो तो पार्टनरशिप में से क्वेश्चन सीए फाउंडेशन या 11th 12th में आपने पढ़े होंगे कि जिसमें जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था तो वो जनरली अप्रोप्रिएशन कंसिडर किया जाता था। अगर प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा,
बट अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मतलब कि पार्टनरशिप डीड में ऐसा मेंशन किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो या ना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कंपलसरी होता था। वैसे ही यहाँ पर जो एजुकेशन फंड के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो भी ऐसा ही है कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज ऑन प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो या ना हो वो तो कंपलसरी होगा ही। अप्रोप्रिएशन होगा तो उसका मतलब कि प्रॉफिट होगा तो ही वो करना रहेगा, राइट। ये जो सेंटेंस है वो एक बार करेक्ट इनकरेक्ट में ओल्ड कोर्स में पूछा हुआ है, फिर से एमसीक्यू में या इससे केस सिनेरियो भी बन सकता है, तो वैसा क्वेश्चन कोई बना सकता है, राइट। चलिए, तो ये कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फंड है, रिजर्व फंड था चैरिटेबल पर्पस के लिए कंट्रीब्यूशन, और जो मैंडेटरी रिजर्व फंड मेंटेन करना था तो उनका भी एक अच्छे से क्वेश्चन बन सकता है सारे पॉइंट्स को एक साथ कवर अप करके, राइट। तो आपको ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करने भी आना चाहिए, रिलेट करके भी आंसर देना हो सकता है, राइट। Apart from statutory provisions relating to reserve fund, the auditor may have regard to the provisions in bylaws and rules and regulations of the society regarding the appropriation of profits, transfer to another reserve, dividends to members, etc. are the other apportions. Appropriations, मैंने यहाँ पर apportions बोला, appropriations आएगा. Appropriations of profit must be approved by the general body of the society, which is the supreme authority in the cooperative management. जो भी अप्रोप्रिएशन है, डिविडेंड है, या कोई भी करना है प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन, तो वो जनरल बॉडी जो भी है उनका ऑथोराइज होगा, फिर ही वो अप्रूव माना जाएगा. Further, it may be noted that necessary accounting entries for the appropriation of profit must be passed after the date of approval by the general body. यहाँ पर क्या होगा कि जब जनरल बॉडी अप्रूव करेगी जो भी अप्रोप्रिएशन है, उसी के बाद उसकी एंट्रीज अकाउंट्स में की जाएगी और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इफेक्ट आएगी. जो नॉर्मल कंपनीज के केस में होता है उसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ बनाया जाता है, अप्रोप्रिएशंस वगैरह कर दिए जाते हैं, टोटली फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहते हैं. उसके बाद उसकी अप्रूवल एजीएम में ली जाती है फ्रॉम द मेंबर्स, राइट. एंट्रीज हो जाती है, फिर अप्रूवल लिया जाता है. जबकि सोसाइटीज के केस में पहले अप्रूवल लिया जाएगा मेंबर्स का, उसी के बाद उसकी एंट्रीज की जाएगी फाइनेंशियल अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका इंपैक्ट रिफ्लेक्ट होगी, राइट. Here there is a departure from corporate accounting practice where entries are passed for proposed appropriations subject to approval of annual general meeting. Corporate accounting companies act में क्या होता है कि कंपनीज में AGM में वो अप्रूव होंगे, प्रपोज किया जाता है कि अप्रोप्रिएशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंपैक्ट भी दी जाती है, उसी के बाद उसका अप्रूवल लिया जाता है. जबकि सोसाइटीज में पहले अप्रूवल लेंगे फिर एंट्रीज की जाएगी. According to certain statutes, transfer to dividend equalization reserve and share capital redemption fund are stated as a charge against profit. According to the generally accepted principle of accountancy, these items are not charges but appropriation of profits. The auditor should point out such spots where statutory provisions of any law are in contradiction with the generally accepted accounting principles. यहाँ पर क्या है कि कुछ आइटम्स ऐसी है जैसे कि यहाँ पर शेयर कैपिटल रिडम्पशन फंड है या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, वो कुछ स्टेट एक्ट्स में ऐसा माना गया है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो या ना हो ये तो चार्ज करना ही है. बट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा उसी में से अप्रोप्रिएशन किए जाएंगे, राइट. तो अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन है विथ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो वो भी पॉइंट आउट करने रहेंगे, राइट. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के. कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, फटाफट वो याद कर लेते हैं. जो क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर थी तो वो सीए हो सकता है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट के जो कोई कोर्सेज है, या फिर ऑडिट डिपार्टमेंट में उन्होंने काम किया है तो वो ऑडिटर बन सकता है. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है वो रजिस्ट्रार जो है वो करते हैं, राइट. बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए कोई स्पेसिफिक चीज मेंशन नहीं किए गए हैं, कुछ सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करनी चाहिए जिससे प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो सकें. रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग्स में जो भी लिमिटेड लायबिलिटी वाली सोसाइटीज है उसके केस में रिस्ट्रिक्शन है कि जो भी मेंबर है अदर देन रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो मेंबर मैक्सिमम 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और ₹1000 एज अ शेयर होल्डिंग, उनसे ज्यादा वो नहीं रख सकते हैं. ये रिस्ट्रिक्शन बीइंग एन ऑडिटर हमें चेक करना होगा. फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स है, तो जो भी लोन है वो मेंबर्स को दे सकते हैं कोई भी सोसाइटी है, और रजिस्टर्ड की परमिशन लेने के बाद अदर रजिस्टर्ड सोसाइटी को दे सकते हैं, राइट. बट बोरोविंग्स है वो मेंबर्स के पास से कभी भी नहीं कर सकते हैं, राइट. वो दूसरे किसी के पास से कर सकते हैं, राइट.
फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं उनके जो फंड्स है, तो वो सेंट्रल या फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में कर सकते हैं। फिर सिक्योरिटीज जो अलाउड है इस पर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट उसमें कर सकते हैं। थर्ड शेयर्स सिक्योरिटीज डिबेंचर्स जो भी लिमिटेड लायबिलिटी वाली सोसाइटीज है उसमें कर सकते हैं। फोर्थ कोऑपरेटिव बैंक अदर देन सेंट्रल एंड स्टेट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, पर जहाँ पर रजिस्ट्रार अलाउ करे और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए, और जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करेगा उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो उसमें कुछ मैंडेटरी रिजर्व फंड है उसमें ट्रांसफर करना कंपलसरी होगा, तो वो सबसे पहले किया जाएगा जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से। कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड्स जो है उसमें मैक्सिमम 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर एग्जिस्टिंग द कंपलसरी मैंडेटरी रिजर्व फंड। इन्वेस्टमेंट जो भी रिजर्व फंड का है वो आउटसाइड द बिजनेस करने के लिए कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया है, तो वो वर्किंग कैपिटल के लिए यूज किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है जो हमने आगे समझा था, या फिर वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव है उनको प्रमोट करने के लिए यूज किया जा सकता है, राइट। कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फंड है वो कुछ स्टेट एक्ट में कंपलसरी किया गया है, उससे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा, वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, राइट। और जो भी अप्रोप्रिएशंस किए जाएंगे, एडजस्टमेंट्स होंगे, वो जो भी मेंबर्स की अप्रूवल मिलेगी उसी के बाद एंट्रीज पास की जाएगी, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसी के बाद इंपैक्ट आएगी। जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है उनसे कॉन्ट्रावेंटता डिफरेंट है, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो प्रैक्टिस है कंपनीज के केस में क्या होता है कि पहले एंट्रीज पास कर दी जाती है सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द एजीएम, राइट। चलो अब आगे देखते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑडिट। द जनरल प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग इन्वॉल्व्ड इन ऑडिट वर्क सच एज चेकिंग ऑफ posting, ascertainment of arithmetical accuracy, vouching, verification of assets and liabilities, and final scrutiny of balance sheet are well known to the students, and the same are to be applied in cooperative audit as well. It need not be discussed in detail. जो नॉर्मल हम ऑडिट प्रोसीजर करते हैं वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे, तो वो अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नहीं है, जो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है वो यहाँ पर हमें समझाए गए हैं। However, the special feature of cooperative audit to be borne in mind in general while conducting the audit are as follows. Examination of overdue debts. जो overdue debts है उनको हमें चेक करना होगा और वो रिपोर्ट करना भी जरूरी होगा। Overdue debts for a period from 6 months to 5 years and more than 5 years will have to be classified and shall have to be reported by an auditor. जो भी ओवरड्यू डेट्स है 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स के कितने हैं और 5 ईयर्स से ज्यादा के कितने हैं वो सेपरेटली क्लासिफाई किए जाएंगे और वो रिपोर्ट भी किए जाएंगे बाय द ऑडिटर। ओवरड्यू डेट्स हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द वर्किंग ऑफ अ क्रेडिट सोसाइटी. It affects its working capital position. A further analysis of this overdue debts from the viewpoint of chances of recovery will have to be made and they will have to be classified as good or bad. जो भी ओवरड्यू डेट्स है मतलब कि रिसीव नहीं हुआ है पैसे, तो उनसे फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो सकती है, वर्किंग कैपिटल क्रंच, लिक्विडिटी क्रंच आ सकता है जो भी सोसाइटी है उनको, इसीलिए ओवरड्यू डेट्स की रिकवरी होनी जरूरी है, राइट। ओवरड्यू डेट्स जो भी है उसमें ऑडिटर को देखना होगा कि कौन से गुड है कौन से बैड है, मतलब कि रिकवरी होने के चांसेस कितने किस में है। अगर बैड ओवरड्यू डेट्स है कि अब लग रहा है कि इसमें से शायद रिकवरी नहीं हो पाएगी, तो प्रोविजन करवाना होगा या फिर राइट ऑफ करवाना होगा, तो वो सारी चीजें हमें देखनी रहेगी। The auditor will have to ascertain whether proper provision for doubtful debts are made and whether the same is satisfactory. Provision for doubtful debts जो है वो बनाया है या नहीं और वो satisfactory है या नहीं वो हम देखेंगे। Overdue interest. Overdue interest should be excluded from interest outstanding and accrued due while calculating profit. ओवरड्यू इंटरेस्ट जो भी है वो एक्सक्लूड करना, उसमें से क्या एक्सक्लूड करना होगा, जो आउटस्टैंडिंग एंड अक्रूड ड्यू। Overdue interest is interest accrued or accruing in accounts, the amounts of which the principal is overdue. जिसमें प्रिंसिपल ओवरड्यू है तो उसमें इंटरेस्ट भी ओवरड्यू ही माना जाएगा, उसका इंटरेस्ट भी रिकवरी नहीं हुई है तो उसको अलग से दिखाया जाएगा, सेपरेटली क्लासिफाई किया जाएगा। In practice, an overdue interest reserve is created and the credit of overdue interest credited to interest account is reduced. जो भी overdue interest है तो उसको ऐसा इनकम नहीं दिखाया जाएगा, उतना रिवर्स किया जाएगा, क्योंकि हम कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हैं तो इसीलिए ओवरड्यू इंटरेस्ट है वो एज इनकम नहीं दिखाया जाएगा। हमने जो बैंक ऑडिट में समझा था कि जो भी एनपीए कोई भी एसेट हो जाती है, एडवांसेस कोई भी एनपीए हो जाते हैं, तो उसमें भी जो इनकम जो उसमें इंटरेस्ट होता है, राइट, उनका रिकॉग्निशन एक्चुअल बेसिस पर, एक्चुअल रिकवरी के बेसिस पर किया जाता है एंड नॉट ऑन अक्रूवल बेसिस, क्योंकि उसमें डाउट है कि वो रिकवरी होगी या नहीं, राइट, और इनकम हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं।
और जो भी इनकम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दी है और जो पहली बार एनपीए बनते हैं तो वो जो इनकम है उनको भी रिवर्स किया जाता है या फिर उनके सामने प्रोविजन क्रिएट किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी सोसाइटीज में भी लोन वगैरह दी जा सकती है, तो उसमें भी जो ओवरड्यू इंटरेस्ट है, राइट, जिसमें प्रिंसिपल ओवरड्यू है, तो वो जो ओवरड्यू इंटरेस्ट है उसको रिवर्स किया जाएगा, वो एज इनकम नहीं दिखाया जाएगा। Certification of bad debts, a peculiar feature regarding the writing of the bad debt as per Maharashtra State Cooperative Rules 1961 is very interesting to be noted. As per the said rules, bad debts can be written off only when they are certified as bad by the auditor. महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से बैड डेब्ट्स तभी बुक की जाएगी जब वो ऑडिटर अप्रूव करता है, ऑडिटर जो अप्रूव करेगा वही बैड डेब्ट माना जाएगा। Bad debts and irrecoverable losses before being written off against bad debt fund, reserve fund, etc. should be certified as bad debts or irrecoverable losses by the auditor where the laws so require. अगर कोई भी स्टेट एक्ट में ऐसा मेंशन किया गया है कि ऑडिटर जो अप्रूव करेगा उसी को बैड डेब्ट माना जाएगा, तो वो उनके अप्रूवल के बाद ही बैड डेब्ट राइट ऑफ किया जाएगा। Where no such requirement exists, the managing committee of the society must authorize the write-off. जहाँ पर ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है कि ऑडिटर की अप्रूवल चाहिए फॉर बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, तो वहाँ पर जो भी मैनेजिंग कमिटी है उनकी अप्रूवल के बाद बैड डेब्ट राइट ऑफ किया जाएगा, राइट। तो हमें स्टेट एक्ट के हिसाब से देखना होगा कि उनको क्या एप्लीकेबल है। अगर स्टेट एक्ट में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया तो मैनेजिंग कमिटी है वो अप्रूव करेगी और उस हिसाब से बैड डेब्ट है वो राइट ऑफ किया जाएगा। अगर स्टेट एक्ट में मेंशन किया गया है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट एक्ट में है कि ऑडिटर की अप्रूवल के बाद बैड डेब्ट राइट ऑफ किया जाएगा, तो उसमें ऑडिटर की अप्रूवल नेसेसरी होगी, राइट। ये आपको ऐसे कैसे सिनेरियो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स देयर आर नो स्पेसिफिक प्रोविजन और इंस्ट्रक्शंस अंडर द एक्ट and rules, and as such regards shall be had to the general principle of accounting and auditing conventions and standards adopted. कुछ स्पेसिफिकली वैल्यूएशन ऑफ असेट्स या लायबिलिटीज के लिए नहीं है, तो जो नॉर्मली दूसरे क्लाइंट में हम करते हैं वैसे ही ऑडिट किया जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज चेक किया जाएगा। तो ऑडिटर विल हैव टू असर्टेन एक्जिस्टेंस, ओनरशिप एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। ये असर्शंस है जो असेट्स के वो हम चेक करेंगे। Fixed assets should be valued at cost plus adequate provision of depreciation. The incidental expenses incurred in the acquisition and the installation expenses of asset should be properly capitalized. ये in detail हमने property plant and equipment chapter 5 के अंदर, जहाँ पर हमने audit of items of financial statement समझा था, तो वहाँ पर ये सारी चीजें in detail समझी हुई है, right? If the difference in the original cost of acquisition and the present market price is far-reaching significance, a note regarding the present market value may be appended so as to have a proper disclosure in the light of present inflationary condition. जो भी एसेट एट कॉस्ट दिखाई है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू है बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंस है उन दोनों के बीच, तो वो प्रेजेंट वैल्यू को भी डिस्क्लोज करना जरूरी है ताकि प्रेजेंट इन्फ्लेशनरी कंडीशन के बारे में भी पता चलेगा जो भी यूजर हो गया उनको। The current assets be valued at cost or market price, whichever is lower. स्पेसिफिकली इन्वेंटरी में ऐसा किया जाता है। Regarding the liabilities, the auditor should see that all known liabilities are brought into the account and the contingent liabilities are stated by way of a note. Simple, ये आप फिर से नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, काफी सिंपल सा easy point है। Adherence to cooperative principles, the auditor will have to ascertain in general how far the objects for which the cooperative organization is set up have been achieved in the course of its working. The assessment is not necessarily in terms of profits, but in terms of extending a benefit to a members who have formed the society. हमें ये भी देखना है कि जो कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल से पर्पस, ऑब्जेक्टिव, जिस पर्पस से ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी, वो पर्पस कितना सॉल्व हुआ है, वो कितना पहुंचा है, कहाँ तक पहुंचा है, राइट। इसका जो मेजरमेंट है वो इन प्रॉफिट टर्म्स में नहीं करना है, वो जो मेंबर्स को जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो मेंबर्स को कितना बेनिफिट मिला वो हमें देखना होगा। Considered from the viewpoint of social benefits, it may be looked into that how far the sales could be affected at lower prices. अगर बेनिफिट देखना है तो वो जो भी गुड्स वगैरह बेचते हैं वो कितना सस्ता हो चुका है, राइट, वो कितना, उसकी जो प्राइस है वो कितनी कम हो सकी है वो हमें देख सकते हैं, वो हम देख सकते हैं। For the achievement of these activities, cost accounting methods, store control methods, techniques of standard costing, budgetary control, etc. should be adopted. वो देखने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड वगैरह का अप्लाई कर सकते हैं, उनसे हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इवन
जो सोसाइटीज है वो भी कॉस्टिंग के मेथड्स का यूज कर सकती है ताकि पता चले कि उनको कितना बेनिफिट मिल रहा है, राइट। कॉस्टिंग के लिए आपने कॉस्टिंग में ये पढ़ा ही होगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, तो कितना कॉस्ट रिडक्शन हुआ है, कॉस्ट कंट्रोल हुआ है, वो पता चल सकता है। हाउएवर these modern techniques are mostly not in application and as such in practice a wide gap is found in the goals to be achieved and actual achievements। बट प्रैक्टिकली ये सारी टेक्निक्स है वो यूज नहीं की जाती है क्योंकि ये सारी टेक्निक्स जो कॉस्टिंग है वो भी इटसेल्फ कॉस्टली है, तो वो सारे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। और इसी वजह से हो सकता है कि जो पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था कोऑपरेटिव सोसाइटी का और जो एक्चुअल में अचीव किया है उनमें गैप हो सकता है, राइट। While auditing the expenses, the auditor should see that they are economically incurred and there is no wastage of funds। Being an auditor हमें ये देखना होगा कि जब भी एक्सपेंडिचर हम चेक कर रहे हैं कि वो एक्सपेंडिचर है वो एक्चुअल में प्रॉपरली इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज हुआ है या नहीं, उसमें से वेस्टेज ऑफ फंड्स नहीं होना चाहिए क्योंकि उनसे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव नहीं हो पाएगा। Middleman commission are as far as possible avoided and the purchases are made by the committee members directly from the wholesalers। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में जो परचेस वगैरह हो रहे हैं या फिर जो भी एक्सपेंस है वो मिडिलमैन का कमीशन कम करके होने चाहिए, वो डायरेक्टली बाय द कमिटी मेंबर होने चाहिए, होलसेलर से, ताकि मिडिलमैन का कमीशन कम हो जाए और प्राइसेस है वो कम हो सके। द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट शुड बी फॉलोड फॉर द पर्पस। प्रोप्राइटी ऑडिट जो हमने गवर्नमेंट ऑडिट के साथ इन डिटेल समझा था कि उसमें अवॉइडेबल इनइफेक्टिव कोई भी एक्सपेंसेस है तो वो अवॉइड होने चाहिए, तो वो एक्सपेंसेस है वो भले ही एज पर सैंक्शन, एज पर द ऑर्डर्स है, बट अगर वो जरूरी नहीं थे तो वो नहीं होने चाहिए, तो वो रिपोर्ट करना प्रोप्राइटी ऑडिट का पर्पस है। वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी प्रोप्राइटी ऑडिट हो सकता है कि जो एक्सपेंडिचर जरूरी नहीं है वो अवॉइड किए जा सकते। फिर है observations of the provisions of the act and rules। An auditor of a cooperative society is required to point out the infringement with the provisions of cooperative societies act and rules and bylaws। कोई भी जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, रूल्स रेगुलेशन जो स्टेट एक्ट है, उनका अगर इंफ्रिंजमेंट हुआ है, कंप्लायंस नहीं हुआ है, तो वो ऑडिटर को हाईलाइट करना होगा, देखना होगा, चेक करना होगा। The financial implications of such infringements should be properly assessed by the auditor and they should be reported। क्या क्या फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस आ सकती है, पेनल प्रोविजंस लग सकते हैं, तो वो भी कंसिडर करना होगा, वो रिपोर्ट करना होगा। Some of the state acts contain restrictions on payment of dividend which should be noted by the auditor। Simple। Verification of members register and examination of their passbooks। Examination of the entries in members passbook regarding the loan given and its repayments and confirmation of loan balances in person is very much important in a cooperative organization to assure that the entries in the books of account are free from manipulation। जो भी मेंबर्स को लोन दी गई है बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो उसके लिए मेंबर्स की पासबुक चेक करना कि उनको लोन मिली है या नहीं, उनके पास से रीपेमेंट मिला है या नहीं, तो वो कंफर्मेशन करवाना जरूरी है ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्रीज है वो प्रॉपर है, उसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है, कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं हुआ है, वो पता चल सके। Specifically in the rural and agricultural credit societies, members are not literate and as such this is good safeguard on their part। जो भी रूरल एरियाज है, एग्रीकल्चरल एरियाज है, राइट, जहाँ पर एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए लोन दी गई है, तो वहाँ पर जो मेंबर्स होंगे वो इतने लिटरेट नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो उनके साथ कुछ गलत भी हो सकता है, तो वो ना हो इसके लिए वो सेफगार्ड बन जाएगा अगर पासबुक्स चेक करेंगे ऑडिटर तो। Of course, this checking will be resorted to on test basis, which is a matter of judgment of the auditor। वो obviously वो सैंपल बेसिस पर, टेस्ट चेक बेसिस पर होगा, 100% पॉसिबल नहीं है, वो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। Special report to the registrar during the course of audit if the auditor notices that there are some serious irregularities in the working of the society, he may report the special matters to the registrar, drawing his specific attention to द पॉइंट। अगर कोई भी स्पेसिफिक, कोई भी सीरियस इरेगुलरिटीज अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में दिखती है तो वो स्पेसिफिकली वो रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करना चाहिए, वो जो मैटर्स है उनको हाईलाइट करना जरूरी होगा। The registrar on receipt of such a special report may take necessary action against the society in the following cases। For instance, a special report may become necessary। वो जो भी रिपोर्ट दिया जाएगा उसके बेसिस पर रजिस्ट्रार है वो नेसेसरी स्टेप्स एक्शन ले सकते हैं। वो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, उनके एग्जांपल्स, वो सिचुएशंस हमें यहाँ पर बताई है कि जहाँ पर स्पेशल रिपोर्ट जरूरी है। पर्सनल प्रॉफिटरिंग बाय मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी इन ट्रांजैक्शंस ऑफ द सोसाइटी व्हिच आर अल्टीमेटली डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। कोई
मेंबर जो भी है वो पर्सनल खुद के बेनिफिट के लिए, खुद के प्रॉफिट के लिए कुछ एक्शंस ले रहा है, कुछ भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जो अल्टीमेटली जो सोसाइटी का पर्पस है वो सोल्व नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली रिपोर्ट है वो रजिस्ट्रार को जाना चाहिए। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस परचेस प्रॉपर्टी एंड स्टोर्स ऑफ द सोसाइटी, कोई भी फ्रॉड पता चल रहा है एक्सपेंस परचेस स्टोर्स असेट्स राइट, तो वो रिपोर्ट जाना चाहिए रजिस्ट्रार को। स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ मिसमैनेजमेंट, डिसीजंस ऑफ मैनेजमेंट अगेंस्ट कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, कोई भी मिसमैनेजमेंट हो रहा है सोसाइटी में राइट, और वो जो सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव से उनसे कॉन्ट्रावेंट कर रहा है राइट, अगेंस्ट में है, तो वो रिपोर्ट रजिस्ट्रार को मिलना चाहिए। एंड लास्ट कैसे, इन द केस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स disproportionate advances to vested interest groups such as relatives of management and deliberate negligence about the recovery thereof, cases of reckless advancing where the management is negligent about taking adequate security and proper safeguards for judging the creditworthiness of the party। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, वहां पर क्या हुआ है कि एडवांसेस है वो प्रॉपरली नहीं दिए गए हैं, वो कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स जैसे कि रिलेटिव्स वगैरह को दिए हैं, मैनेजमेंट के रिलेटिव्स है उनको दिए गए हैं, या फिर विदाउट प्रॉपर सिक्योरिटीज राइट, क्रेडिट वर्थिनेस चेक किए भी ना एडवांसेस दिए, तो कुछ ऐसी गलत चीज हुई है, तो एट द एंड क्या होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फंड वापस नहीं मिलेंगे और उनके लिए वो नुकसान हो सकता है। तो अगर ऐसे कोई भी चीज मिले तो वो भी रजिस्ट्रार को स्पेशली रिपोर्ट किया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर 4 ऐसी सिचुएशन दी है जहां पर ऑडिटर को अगर कुछ भी ऐसी गलत चीज मिलती है तो वो रजिस्ट्रार को स्पेसिफिकली रिपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पर्सनल प्रॉफिटिंग बाय द मैनेजिंग कमिटी मेंबर राइट, और वो डेट्रीमेंटल टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी है। सेकंड, कोई भी फ्रॉड मिलता है परचेज एक्सपेंस प्रॉपर्टी वगैरह में। थर्ड, कोई भी मिसमैनेजमेंट के एग्जांपल्स पता चलते हैं, कोई भी स्पेसिफिक मिसमैनेजमेंट पता चलता है राइट, और वो अगेंस्ट द कोऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव है तो वो। एंड फोर्थ, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है तो उसके केस में एडवांसेस है वो कोई रिलेटिव्स वगैरह को दिए हैं विदाउट सिक्योरिटीज है या फिर विदाउट चेकिंग क्रेडिट वर्दीनेस है, तो वो भी रिपोर्ट किया जाएगा। ये आपको स्पेसिफिकली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है तो इंपॉर्टेंट है। Audit classification of society. After a judgment of an overall performance of the society, the auditor has to award a class to the society. पूरा ऑडिट खत्म हो जाने के बाद जो भी सोसाइटी है उनको एक अवार्ड देना होगा, क्लास अवार्ड करना होगा कि ये किस तरह की सोसाइटी है, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह के है। This judgment is to be based on the criteria specified by the registrar. ये जो क्लासिफिकेशन अवार्ड देने की बात होगी तो वो उनके लिए क्राइटेरियाज होंगे, रजिस्ट्रार ने स्पेसिफाई किए होंगे स्टेट वाइज, तो उस हिसाब से वो दिया जाएगा। It may be noted that here that if the management of the society is not satisfied about the award of audit class, it can make an appeal to the registrar and the registrar may direct to review the audit classification. अगर जो भी क्लास दिया गया है उस सोसाइटी को अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो रजिस्ट्रार को अपील कर सकते हैं कि भाई हम ये जो क्लास दिया है वो गलत है, हमारे हिसाब से कुछ और होना चाहिए। तो रजिस्ट्रार है वो चेक करवा सकते हैं कि ऑडिट क्लासिफिकेशन बराबर है या नहीं। तो ऑडिटर शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग डिसीजन अबाउट द क्लास ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि जो सोसाइटी के पास भी अपील करने का ऑप्शन है तो इसी वजह से ऑडिटर को थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अगर वो गलत क्लासिफिकेशन करेगा तो सोसाइटी है वो अपील कर सकती है और वो इमेज रेपुटेशन के ऊपर भी जो भी सीए ऑडिटर है उनके इमेज या रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। डिस्कशन ऑफ ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट विथ मैनेजिंग कमिटी। On conclusion of the auditor should ask the secretary of the society to convene the managing committee meeting to discuss the audit draft report. जो भी सेक्रेटरी है उनको बताना होगा कि भाई ये ऑडिट ड्राफ्ट रिपोर्ट है तो उनको हमें कम्युनिकेट करना है, तो मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग बुलाए। The audit report should never be finalized without discussion with the managing committee. Minor irregularities may be got settled and rectified. Matters of policy should be discussed in detail. विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट डिस्कसिंग ऑडिट रिपोर्ट इश्यू नहीं किया जा सकता है। जैसे नॉर्मल कोई भी केस, कोई भी क्लाइंट का ऑडिट होता है तो उसमें टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करना जरूरी है, इस पर से 260, इस पर से 265। वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में मैनेजिंग कमेटी के साथ ऑडिट रिपोर्ट है वो डिस्कस करना जरूरी है, उसके बिना वो इश्यू नहीं होना चाहिए राइट। जो भी इरेगुलरिटीज है वो अगर इनसिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो सेटल हो सकती है, इट्स ओके। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज, कोई पॉलिसी के रिलेटेड इश्यूज है तो वो इन डिटेल डिस्कस होने चाहिए राइट। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स थे कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट के, फटाफट एक बार देख लेते हैं, याद कर लेते हैं।
सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स था। ओवरड्यू डेट्स अगर 6 मंथ्स से लेकर 5 ईयर्स और मोर देन 5 ईयर्स है वो अलग अलग होने चाहिए और वो रिपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऑडिटर की। ओवरड्यू इंटरेस्ट है। ओवरड्यू इंटरेस्ट मतलब कि जो प्रिंसिपल अमाउंट ओवरड्यू है उसे ओवरड्यू इंटरेस्ट कहा जाएगा और उसे रिवर्स किया जाएगा, वो एज इनकम नहीं दिखा सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बैड डेब्ट्स सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेब्ट्स, कुछ स्टेट एक्ट्स में ऐसा हो सकता है कि बैड डेब्ट्स राइट ऑफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अप्रूव करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की होगी कि जो बैड डेब रिटर्न ऑफ के लिए अप्रूवल देगा ऑडिटर, वही बैड डेब राइट ऑफ की जाएगी। अगर ऐसा कोई भी स्टेट एक्ट में मेंशन नहीं है तो मैनेजिंग कमेटी अप्रूव करेंगे, राइट। वो जो भी स्टेट एक्ट स्पेसिफिक प्रोविजन है वो देखने होंगे। वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज नॉर्मल क्लाइंट में करते हैं वैसे ही किया जाएगा। एडहेरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है कि मेंबर्स का कुछ भला हो, पर्पस जो भी है वो सोल्व हो पाए, तो उसी तरह से होना चाहिए। मिडलमैन हो सके उतना कम करना है उनका कमीशन वगैरह, और जो प्राइसेस है वो हो सके उतनी कम होनी चाहिए ताकि सारे मेंबर्स को बेनिफिट हो सके। तो उसके लिए कॉस्टिंग की कुछ मेथड्स है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, वो सब कुछ यूज किया जा सकता है, बट वो जनरली एक्सपेंसिव रहता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो यूज नहीं कर पाते हैं। ऑब्जर्वेशंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड रूल्स, जो भी स्टेट एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है, रूल्स रेगुलेशंस है, वो चेक करने होंगे ऑडिटर को, और उनका कंप्लायंस वो सोसाइटी करती है या नहीं वो हम देखेंगे। और अगर वो कंप्लायंस नहीं किया है तो उस वजह से अगर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी आ सकती है तो वो भी हमें देखना। फिर है वेरिफिकेशन ऑफ मेंबर्स रजिस्टर एंड एग्जामिनेशन ऑफ पासबुक, तो जो भी मेंबर का रजिस्टर है, पासबुक है, वो चेक करना होगा। स्पेसिफिकली जो लोन के केसेस है, मेंबर को लोन दी गई है उसमें, और वो स्पेसिफिकली जो रूरल या एग्रीकल्चरल पर्पज से दी है, तो वो मेंबर्स भी इलिटरेट होंगे, तो पासबुक वगैरह चेक करना, रीपेमेंट, लोन डिसबर्समेंट, वो चेक करना हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगा और वो मेंबर्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा। स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार, कुछ केसेस में ऑडिटर को स्पेशली रिपोर्ट करना चाहिए रजिस्ट्रार को, उसके लिए 4 केसेस बताए हैं। अगर कोई भी मैनेजिंग कमेटी का मेंबर है वो पर्सनल प्रॉफिटरिंग के लिए कुछ काम कर रहा है और वो अगेंस्ट द कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव है तो वो। सेकंड, अगर कोई भी फ्रॉड है रिलेटेड टू द एक्सपेंस, परचेस, असेट्स, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, राइट, तो वो रिपोर्ट करना है। थर्ड, मिसमैनेजमेंट, कुछ भी मिलता है तो वो, और वो अगेंस्ट तो कोऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव। और फोर्थ, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के केस में एडवांसेस अगर कोई भी रिलेटिव्स वगैरह को दिए हैं, मैनेजमेंट के रिलेटिव्स हैं उनको, या फिर विदाउट सिक्योरिटी या विदाउट चेकिंग क्रेडिट वर्थिनेस है तो वो भी रिपोर्ट किया जा सकता है। ऑडिट क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, ऑडिटर को ऑडिट करने के बाद क्लासिफिकेशन देना होगा सोसाइटी का एज पर द रजिस्ट्रार्स, जो रूल्स रेगुलेशन से क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया है उस हिसाब से। अगर सोसाइटी वो क्लासिफिकेशन से खुश नहीं है तो वो अपील भी कर सकती है रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार है वो ऑडिट का क्लासिफिकेशन को रिव्यू करवा सकता है, इसीलिए ऑडिटर को केयरफुली ऑडिट करना चाहिए। एंड जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो मैनेजिंग कमेटी के साथ डिस्कस करना कंपलसरी है, इसीलिए सेक्रेटरी को बोला जाएगा और मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई जाएगी और उसी हिसाब से वो ड्राफ्ट डिस्कस करने के बाद ही वो इश्यू किया जाएगा। उसमें कुछ छोटी मोटी इरेगुलरिटीज है तो वो इग्नोर किया जा सकता है, बट इन डिटेल पॉलिसी डिस्कशन है, पॉलिसी रिलेटेड कोई इश्यूज है तो वो इन डिटेल डिस्कस करना रहेगा, राइट। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिट था। अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिट, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन कैसे होगा वो हम समझते हैं। The Multi-State Cooperative Societies Act 2002, which came into force in August 2002, applies to cooperative societies whose objects are not confined to one state. Multi-state cooperative societies है, उनका काम जो है वो एक स्टेट तक सीमित नहीं है, कन्फाइंड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो बहुत सारे स्टेट में है, मोर देन वन स्टेट में है। The Act contains detailed provisions regarding registration, membership, and management of such societies. The funds of multi-state cooperative society cannot be utilized for any political purpose. मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फंड है वो पॉलिटिकल पर्पज से यूज नहीं हो सकता है, ये आपको एज अ एमसीक्यू वगैरह कुछ पूछ सकते हैं। The Act contains detailed provisions regarding the investment of funds and restriction on loans, borrowing, etc. ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनका जो ऑडिट है और उनके जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है वो काफी हद तक कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम कनेक्ट कर पाएंगे, याद रखने में हमारे लिए इजी होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एज पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 2002, एवरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स विथ रिस्पेक्ट टू all sums of money received and expended and matters in respect of which the receipt and expenditure takes place. जो भी मनी रिसीव हुए हैं या फिर एक्सपेंडिचर किया गया है तो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड होना चाहिए। सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स, असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये तीनों तो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में भी दिए थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ये अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे।
In the case of multi-state cooperative society engaged in production, processing and manufacturing, particulars relating to utilization of materials or labors or other items of cost may be specified in the by-hours of such a society. यहाँ पर स्पेसिफिकली मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो प्रोडक्शन में जुड़ी हुई है उनके लिए स्पेसिफिकली ये भी रिक्वायरमेंट है कि जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है मटेरियल लेबर वगैरह तो उनके बारे में भी वो रिकॉर्ड मेंटेन करे, राइट। तो ये चार चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगी, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, असेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड अगर प्रोडक्शन करती है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट रिलेटेड डिटेल्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करनी जरूरी होगी, राइट। ये एज ए क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। फिर ये उनकी समरी है तो काम की नहीं है कुछ भी। ऑडिट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट सिर्फ सीए ही कर सकता है, कांग्रेचुलेशंस। Section 72 of the Multi-State Cooperative Societies Act 2002 states that a person who is a chartered accountant within the meaning of CA Act 1949 can only be appointed as auditor of multi-state cooperative society. नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी तो उसमें दूसरे भी लोग हैं वो ऑडिटर बन सकते थे, बट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में सिर्फ सीए है वही ऑडिटर बन सकते हैं। However, the following person are not eligible for appointment as auditor of a multi-state cooperative society. बट कुछ पर्सन है वो एलिजिबल नहीं होंगे, कुछ सीएस है वो एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब कि यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरियाज है। अब बॉडी कॉर्पोरेट अलाउड नहीं है। ये कंपनीज एक्ट 2013 में भी रिक्वायरमेंट है एज पर सेक्शन 141 कि वहां पर भी बॉडी कॉर्पोरेट है वो ऑडिटर नहीं बन सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट में जनरली कंपनी और एलएलपी आती है। अगर आपने कंपनीज एक्ट जो आप लॉ में पढ़ते हैं उसमें ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर में पढ़ा होगा सेक्शन 141, तो उसमें था कि बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकते एक्सेप्ट एलएलपी। यहाँ पर एक्सेप्ट एलएलपी नहीं लिखा है तो शायद एलएलपी का कवर अप नहीं होगा यहाँ पर, राइट। एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनका ऑफिसर या फिर कोई एम्प्लॉय है वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता, राइट। वहां पर इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी। ये सेम प्रोविजन कंपनीज एक्ट के लिए भी है। A person who is a member or who is in the employment of an officer or employee of the multi-state cooperative society, जो भी पर्सन है वो मेंबर है या फिर एम्प्लॉय है, दूसरे जो भी ऑफिसर या एम्प्लॉय है उनका मेंबर या उनके एम्प्लॉयमेंट में काम करता है तो वो भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनका ऑडिटर नहीं बन सकता है। सिमिलर टू द पॉइंट गिवन इन द कंपनीज एक्ट क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, राइट। A person who is indebted to the multi-state cooperative society or who has given any guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the multi-state cooperative society for an amount exceeding 1000 rupees, कोई भी indebted है अगर, right, जो भी ऑडिटर है तो वो भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर नहीं बन सकता अगर वो 1000 रुपीज से ज्यादा है या फिर कोई गारंटी दी है किसी और थर्ड पार्टी के बिहाफ पर, राइट, वो भी 1000 रुपीज से ज्यादा है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर चार डिस्क्वालिफिकेशन है। बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेंबर और पर्सन हु इज अ मेंबर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट, या फिर जो इंडेटेड है पर्सन, राइट, मोर देन 1000 रुपीज टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी या गारंटी दी है थर्ड पार्टी के बिहाफ पर तो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। इफ एन ऑडिटर बिकम सब्जेक्ट आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड अबव, ही शैल बी डीम्ड टू हैव वैकेटेड हिज ऑफिस एज सच। अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर होती है, राइट, तो उनको वो ऑफिस से वो वैकेट करनी रहेगी। जैसे कंपनी एक्ट में भी रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में वो फॉल होता है तो उनको वो ऑफिस से वो वैकेट करनी पड़ेगी, कैजुअल वैकेंसी माना जाएगा, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एज अ केस सिनेरियो क्वेश्चन पूछ सकता है। Appointment of auditors. Section 70 of the Multi-State Cooperative Societies Act 2002 provides that the first auditor or auditors of a multi-state cooperative society shall be appointed by board within 1 month of the date of registration of such society, and the auditor or auditors so appointed shall hold office until the conclusion of the first annual general meeting. फर्स्ट ऑडिटर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, राइट, बोर्ड अपॉइंट करेंगे। कितने टाइम के अंदर? 1 मंथ फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन, राइट। और वो कब तक वो ऑफिस होल्ड करेंगे? अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी एक्ट 2013 में भी सिमिलर क्राइटेरिया, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, वो विद इन 30 डेज अपॉइंट करते हैं फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, और उनकी भी जो अपॉइंटमेंट है वो
एक जो फर्स्ट एजीएम है तब तक वैलिड रहती है। If the board fails to exercise its powers under this subsection, the multi-state cooperative society in the general meeting may appoint the first auditor or auditors. अगर बोर्ड फेल होता है टू अपॉइंट ऑडिटर, राइट, फर्स्ट ऑडिटर, तो जो मेंबर्स है वो जनरल मीटिंग में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करते हैं। The subsequent auditor or auditors are appointed by multi-state cooperative society at each annual general meeting. The auditor or auditors so appointed shall hold office from the conclusion of the meeting until the conclusion of the next annual general meeting. Subsequent auditors कौन अपॉइंट करते हैं? मेंबर्स अपॉइंट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, बट उनका जो अपॉइंटमेंट का पीरियड है वो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में ही होता है। मतलब एवरी एनुअल जनरल मीटिंग में नया ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, या फिर जो पुराना ऑडिटर है वो भी फिर से अपॉइंट हो सकता है, राइट, बट वो एवरी जनरल मीटिंग में अपॉइंट किए जाएंगे। जबकि कंपनीज में क्या है, उसमें भी करेंगे तो मेंबर्स ही अपॉइंट करेंगे, राइट, नॉर्मल सिनारियोस में एनुअल जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट करेंगे, बट वो 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, राइट। चलिए, तो ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं सिमिलर टू कंपनीज एक्ट 2013 है, राइट। Powers and duties of auditors. Section 73 of the Multi-State Cooperative Societies Act 2002 discusses the power and duties of auditors. According to this, every auditor of a multi-state cooperative society shall have a right of access at all times to the books of accounts and vouchers of the multi-state cooperative society, whether kept at the head office or the multi-state cooperative society or elsewhere, and shall be entitled to require from the officer or other employees of the multi-state cooperative society such information and explanation as the auditor may think necessary for the performance of his duties as an auditor. जो ऑडिटर है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उनके पास पावर है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो नेसेसरी है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हेड ऑफिस या कहीं पर भी वो रखे हैं तो वो उनको एक्सेस कर सकते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी होगी तो वो भी एम्प्लॉइज वगैरह के पास से मांग सकते हैं। एज पर सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 द ऑडिटर शैल मेक द फॉलोइंग इंक्वायरीज। ये जो इंक्वायरीज है ये कंपलसरी है करनी, और इसमें अगर कोई भी नेगेटिव रिमार्क है तो उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना जरूरी होगा। ये सिमिलर टू 143 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो हमने चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट में समझा हुआ है कि ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर है, उनको भी 6 मैटर्स है उसके बारे में उनको इंक्वायरी करना जरूरी है, और अगर उसमें कोई भी क्वालिफिकेशन है, एडवर्स रिमार्क है तो उसके बारे में रिपोर्ट करना जरूरी होगा। ये 6 चीजें थी, उसमें से 4 चीजें यहाँ पर 4 मैटर्स है जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर को भी इंक्वायरी करना जरूरी होगा। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 चैप्टर 8 में समझा हुआ है हमने। Whether loans and advances made by multi-state cooperative society on the basis of security have been properly secured, and whether the terms on which they have been made are not prejudicial to the interest of the multi-state cooperative society or its members. Loans या फिर advances अगर multi-state cooperatives ने सोसाइटी ने दिया है, राइट, तो वो सिक्योरिटी के बेसिस पर ही दिया है, और वो कोई भी प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी या मेंबर्स नहीं है। उसके बारे में हमें इंक्वायरी करना है कि वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है या नहीं, और वो प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी है या नहीं, राइट। अगर उसमें कुछ भी एडवर्स कमेंट है तो वो रिपोर्ट किया जाएगा। बाकी सिर्फ इंक्वायरी करनी है, पॉजिटिव नॉर्मल कुछ सब कुछ बराबर है तो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। Whether the transactions of the multi-state cooperative society which are represented merely by book entries are not prejudicial to the interest of the multi-state cooperative society. जो transactions सिर्फ बुक एंट्रीज थ्रू पास किए गए हैं वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रिजुडिशियल नहीं है, उनके इंटरेस्ट में ही है, वो भी हमें देखना होगा, वो भी इंक्वायर करना होगा। Whether personal expenses have been charged to revenue account, कोई भी पर्सनल एक्सपेंस है वो P&L का पार्ट नहीं है या नहीं वो पूछना होगा। एंड where it is stated in the books and papers of the multi-state cooperative society that any shares have been allotted for cash, whether cash has actually been received in respect of such allotment, and if no cash has actually been received, whether the position as stated in the account books and the balance sheet are correct, regular and not misleading. अगर कोई भी शेयर से वो अलॉट किए गए हैं और वो कैश के सामने अलॉट किए हैं तो क्या एक्चुअल में कैश रिसीव हुआ है या नहीं, और अगर एक्चुअल में रिसीव नहीं हुआ है, रिसीवेबल है, तो वो प्रॉपर्ली बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया है या नहीं वो इंक्वायर करना होगा। तो 4 मैटर्स है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में ऑडिटर को इंक्वायर करना रहेगा। सबसे पहले कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द सोसाइटी वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है या नहीं, और वो प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी और मेंबर्स नहीं है ना, वो इंक्वायर करना होगा। सेकंड, जो सिर्फ बुक एंट्रीज थ्रू ट्रांजैक्शंस पास किए गए हैं वो प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी नहीं है ना,
थर्ड, कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस से रेवेन्यू एक्सपेंस चार्ज नहीं किए है ना। एंड फोर्थ, अगर कोई भी शेयर अलॉट की है इन अगेंस्ट कैश तो प्रॉपर्ली कैश रिसीव हुए है या नहीं, और अगर कैश रिसीव नहीं हुआ है तो बैलेंस शीट में प्रॉपर्ली दिखाया है या नहीं। राइट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ये चारों मैटर्स सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में भी है। कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एज पर सबसेक्शन 3 and 4 of section 73 of Multi-State Cooperative Societies Act 2002, the auditor shall make a report to the members of the Multi-State Cooperative Society on the accounts examined by him and on every balance sheet and profit and loss account and on every other document required to be part of or annexed to the balance sheet or profit and loss account which are laid before the Multi-State Cooperative Society in general meeting during his tenure of office, and the report shall state whether in his opinion and to the best of his information and according to the explanation given to him, the said account give the information required by this act in the manner so required and give a true and fair view। ऑडिटर के रिपोर्ट में ये कंटेंट होना चाहिए कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का जो ऑडिट कर रहे हैं तो उसमें जो भी नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह थे, बैलेंस शीट, पीएनएल, उनके साथ रिलेटेड जो भी एनेक्सेस नोट्स वगैरह थी वो सब कुछ उनको मिल गए हैं और वो प्रॉपर्ली ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं या नहीं, वो रिपोर्ट का कंटेंट होना चाहिए। उसको स्पेसिफिकली नीचे समझाया हुआ है। इन द केस ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द स्टेट ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अफेयर्स एज एट द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर, ट्रू एंड फेयर व्यू स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है या नहीं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एंड इन द केस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द प्रॉफिट और लॉस ऑफ इट्स लॉस फॉर इट्स फाइनेंशियल ईयर, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो प्रॉपर्ली ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं, उसके ऊपर रिपोर्ट करना होगा। द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल ऑल्सो स्टेट, कुछ और भी मैटर्स है वो मेंशन करनी जरूरी होगी। ये जो मैटर्स है वो सिमिलर टू सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 है। उसमें भी कुछ मैटर्स थी जो हमने चैप्टर 8 में डिस्कस की थी कि उसके ऊपर ऑडिटर को कंपल्सरीली रिपोर्ट करना है, तो वो जो मैटर्स थी उसी से रिलेटेड यहाँ पर मैटर्स है। कंपैरेटिवली कम मैटर्स है, वहाँ पर ज़्यादा मैटर्स को रिपोर्ट करना था। राइट, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के केस में भी ये मैटर्स के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट में कमेंट करना ज़रूरी होगा बाय द ऑडिटर्स। सबसे पहले वेदर ही हैज ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ वर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट। सबसे पहले तो ये बोलना होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी थी ऑडिटर के हिसाब से, उनके नॉलेज बिलीफ के हिसाब से, वो सारी चीज़ें मिल गई है या नहीं। Whether, in his opinion, proper books of accounts have been kept by the multi-state cooperative societies so far as appears from his examination of these books, and proper returns adequate for the purpose of his audit have been received from branches or offices of multi-state cooperative society not visited by him। ये भी रिपोर्ट करना है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो प्रॉपरली मेंटेन किए गए हैं या नहीं, और जो ब्रांचेस है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जहां पर ऑडिटर ने विजिट नहीं किया गया है तो वहां से रिटर्न मिला है या नहीं। राइट, सिमिलर पॉइंट है वो कंपनीज एक्ट में भी 143 सबसेक्शन 3 में दिया है। Whether the report on the accounts of any branch office audited by a person other than the multi-state cooperative society's auditor has been forwarded to him and how he has dealt with the same in preparing the auditor's report। ब्रांच अगर है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में, राइट, तो ये पॉइंट वहां पर एप्लीकेबल हो सकता है। अगर जो ब्रांच का ऑडिट है वो किसी और ऑडिटर ने किया है, पूरी सोसाइटी के ऑडिटर के अलावा किसी और ने किया है, तो उनका जो रिपोर्ट है वो मेन ऑडिटर है उनको मिला है या नहीं, और अगर मिला है तो वो किस तरह से डील किया है, उनको किस तरह से कंसिडर किया है, वो थर्ड पॉइंट में मेंशन करना होगा। And fourth point, whether the multi-state cooperative societies balance sheet and profit and loss account dealt with by the report are in agreement with the books of account and return। जो भी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पार्ट है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच करते हैं या नहीं, अग्री करते हैं या नहीं, वो रिपोर्ट किया जाएगा। Whether any of the matters referred to in subsection 3 and 4 is answered in the negative or with the qualification, the auditor's report shall state the reasons for the answer। तो ये जो चार मैटर्स है, या फिर बैलेंस शीट या पीएनएल है वो प्रॉपर नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता है, तो वो क्यों नहीं है, उसका रीजन, क्वालिफिकेशन का रीजन है वो मेंशन करना जरूरी होगा इन द ऑडिट रिपोर्ट। राइट, तो चार मैटर्स क्या क्या मेंशन करनी होगी। सबसे पहले तो सारी इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी एज पर द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ ऑफ द ऑडिटर वो ऑब्टेन की गई है या नहीं। सेकंड, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो प्रॉपर्ली मेंटेन की गई है या नहीं, और जो ब्रांचेस का विजिट ऑडिटर ने नहीं किया है वहां से रिटर्न प्रॉपर्ली मिला है या नहीं।
थर्ड, अगर ब्रांच का ऑडिट किसी और ने किया है तो ब्रांच ऑडिटर के पास से रिपोर्ट मिला है या नहीं, और उसको ऑडिटर, मेन ऑडिटर ने किस तरह से कंसिडर किया है। एंड फोर्थ, जो भी पीएनएल या बैलेंस शीट जो भी है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच करती है या नहीं, राइट, इसके ऊपर रिपोर्ट करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 से जुड़ी हुई है, राइट। ये ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्पेशल ऑडिट करवा सकते हैं, बट उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास ओनरशिप होनी चाहिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, नॉट लेस देन 51%, मिनिमम 51% होना चाहिए, तभी वो स्पेशल ऑडिट करवा सकते हैं। अंडर सेक्शन 77 ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन, जो भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसके केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का 3 में से कोई भी ओपिनियन है, कुछ ऐसी मैटर लगती है, तो वो स्पेशल ऑडिट करवा सकती है। That the affairs of any multi-state cooperative society are not being managed in accordance with self-help and mutual deed and cooperative principle or prudent commercial practices or with sound business principles। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसमें ऐसा लग रहा है कि उनका जो काम है वो जो भी पर्पस के लिए था, सेल्फ हेल्प, मेंबर्स की हेल्प करना, उनका कोऑपरेशन के साथ काम करना, वो पर्पस वो अचीव नहीं हो रहा है, वो प्रॉपरली वो प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, और that any multi-state cooperative society is being managed in a manner likely to cause serious injury to or damage to the interest of the trade industry or business to which it pertains। या फिर ऐसा लग रहा है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, राइट, वो जो काम कर रही है उनसे जो भी इंडस्ट्री है, ट्रेड प्रैक्टिस जो भी कर रही है, उसको कुछ नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है, राइट, वो कुछ गलत कर रहे हैं, और that the financial position of any multi-state cooperative society is such as to endanger its solvency, या फिर वो जो सोसाइटी है उनके सोल्वेंसी के ऊपर डाउट है, वहां पर कुछ गलत हो रहा है, वो सॉल्वेंट नहीं है, उनके पास फंड अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में स्पेशल ऑडिट करवा सकती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स है, राइट। किस किस चीज में हो सकता है, कब कब हो सकता है, जब स्टेट ऑफ जो भी अफेयर्स ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो उनके पर्पस के हिसाब से सेल्फ हेल्प के लिए नहीं है। सेकंड, वो कोई भी सीरियस इंजरी टू द इंडस्ट्री बिजनेस हो सकता है, या फिर वो सॉल्वेंसी के ऊपर डाउट है, तब करवा सकता है। ये उसी का रिपीटेशन है। Central government's order. The central government may at any time by order direct the special audit of the multi-state cooperative societies accounts for such period or periods as may be specified in the order shall be conducted। वो ऑर्डर पास करेगी, उसमें पीरियड लिखा होगा, उसके लिए वो ऑडिट करवाया जा सकता है। Appointment of auditor. It may appoint either a chartered accountant or the multi-state cooperative societies auditor himself to conduct the special audit। स्पेशल ऑडिट है वो ऑडिटर जो है सोसाइटी का वही हो सकता है, या फिर दूसरा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है। Shareholding restriction. However, central government shall order for special audit only if that government or the state government either by itself or both hold 51% or more of the paid up share capital in such multi-state cooperative society। वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों मिलकर मोर 51% और मोर अगर होल्ड करती है, तभी वो ये स्पेशल ऑडिट है वो करवा सकती है। Special auditors powers, duties and report. The special auditor shall have the same powers and duties in relation to the special audit as an auditor of multi-state cooperative society has under section 73। जो नॉर्मल ऑडिटर्स के पावर्स ड्यूटीज वगैरह है, रिपोर्ट करना है, वही सारी चीजें स्पेशल ऑडिटर को भी एप्लीकेबल होगा। However, the special auditor shall, instead of making his report to the members of the multi-state cooperative society, make the report to the central government। यहाँ पर रिपोर्ट किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं जाएगा, जो नॉर्मल सिनेरियो में रहता है। The report of the special auditor shall include all the matters required to be included in the auditor's report under section 73 and any other matter as directed by the central government। जो प्रोविजंस हमने समझे उसमें जो रिपोर्टिंग के रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल किया ही जाएगा, वो रिपोर्ट करना ही है। उसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी मैटर के लिए डायरेक्शन देते हैं तो वो भी रिपोर्ट में आएगा। Action by the central government on receipts of the report of the special auditor, the central government may take such action on the report as it considers necessary in accordance with the provisions of the act or any law for the time being in force। However, if the central government does not take any action on the report within 4 months from the date of its report, the government
shall send to the multi-state cooperative society either a copy of or relevant extract from the report with its comments thereon, and require the multi-state cooperative society either to circulate that copy or those extract to the members, or to have such copy or extracts read before the multi-state cooperative society at its next general meeting. सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको जरूरी लगेगा तो वो स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट जो दिया है उसके बेसिस पर कुछ स्टेप्स एक्शंस ले सकते हैं। बट अगर वो कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहते तो उनको मिनिमम 4 महीने, मैक्सिमम 4 महीने के अंदर अंदर वो रिपोर्ट है, वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनको वो रिपोर्ट देना होगा विथ और विदाउट देयर कमेंट। और ये भी रिक्वायरमेंट होगी कि वो जो भी रिपोर्ट है वो मेंबर्स को भी दिया जाएगा, या फिर सर्कुलेट किया जाएगा, या फिर नेक्स्ट जनरल मीटिंग में वो रीड आउट किया जाएगा, राइट। Expenses pertaining to the special audit. The expenses of and incidental to any special audit under this section, including the remuneration of the special auditor, shall be determined by the central government, which determination shall be final and paid by the multi-state cooperative society, and in default of such payment shall be recoverable from the multi-state cooperative society as an arrear of land revenue. जो भी फीस वगैरह होगी, जो भी एक्सपेंडिचर होंगे ऑडिट के, वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को ही बेयर करने होंगे, और जो ऑडिटर की फीस है, रेम्यूनरेशन है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे, राइट। और अगर वो डिफॉल्ट करते हैं पेमेंट में, तो जिस तरह से लैंड रेवेन्यू का एरियर है वो कलेक्टर है वो कलेक्ट करवा सकते हैं, वैसे ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास से वो फीस, वो जो एक्सपेंस है वो रिकवर करवाए जाएंगे, राइट। तो ये स्पेशल ऑडिट के लिए पावर से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है या फिर दोनों ही साथ मिलकर 51% और मोर होल्ड करते हैं वो सोसाइटी के अंदर, तभी वो स्पेशल ऑडिट करवाया जा सकता है। सिंपल। चलिए, इंक्वायरी बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 78। सेंट्रल रजिस्ट्रार है वो इंक्वायरी करवा सकता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में। कब करवा सकते हैं? व्हेन द सेंट्रल रजिस्ट्रार में ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम, यहाँ पर 3 लोग हैं, उनमें से कोई भी अगर रिक्वेस्ट करेगा तो इंक्वायरी करवा सकते हैं। अ फेडरल कोऑपरेटिव टू विच मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एफिलिएटेड। फेडरल कोऑपरेटिव साथ मिलकर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, किसी का पार्ट है, राइट, तो वो फेडरल कोऑपरेटिव है वो रिक्वेस्ट करते हैं जिसके मेंबर है, एफिलिएटेड है कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें इंक्वायरी करवानी जरूरी है। और अ क्रेडिटर और नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। क्रेडिटर कोई भी हो सकता है या फिर 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड है, राइट, 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड, और नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है उनके 1/5 मेंबर से वो अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो इंक्वायरी करवा सकते हैं, राइट। एक तो फेडरल कोऑपरेटिव कि जहाँ जिसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एफिलिएटेड है, या फिर क्रेडिटर, या फिर बोर्ड अगर 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, या फिर 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, राइट, वो करवा सकते हैं। वो रिक्वेस्ट करेंगे रजिस्ट्रार को तो इंक्वायरी करवा सकते हैं। हाउ होल्ड एन इंक्वायरी और डायरेक्ट सम पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम बाय ऑर्डर इन राइटिंग इन हिज बिहाफ टू होल्ड एन इंक्वायरी इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो रजिस्ट्रार खुद या फिर उनके बिहाफ पर कोई पर्सन है वो इंक्वायरी कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंशियल, वर्किंग कोई भी कंडीशन के लिए हो सकता है वो इंक्वायरी। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, हाउएवर बिफोर होल्डिंग सच इंक्वायरी 15 days नोटिस मस्ट बी गिवन टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इंक्वायरी के पहले उनको 15 days की नोटिस दी जाएगी। पावर्स गिवन, द सेंट्रल रजिस्ट्रार और द पर्सन ऑथोराइज्ड बाय हिम शेल हैव द फॉलोइंग पावर्स, नेमली जो भी इंक्वायरी कर रहे हैं उनके पास कुछ पावर्स होंगे। He shall at all reasonable times have free access to the books, accounts, documents, securities, cash and other properties belonging to or in the custody of the multi-state cooperative society, and may summon any person in possession or responsible for the custody of any such books, accounts, documents, securities, cash or other properties to produce the same at any place specified by him। जो भी पर्सन इंक्वायरी कर रहे हैं या फिर सेंट्रल रजिस्ट्रार है उनके पास एक्सेस होगा एक रीजनेबल टाइम, जब भी वो कर रहे हैं तब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, सिक्योरिटीज, कैश, जो भी नेसेसरी चीज लगेगी, या फिर वो जो पर्सन होल्ड कर रहा है उनको बुला सकता है कि भाई ये जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन है वो जिस प्लेस पर बताएंगे वहां पर वो भिजवाना रहेगा। He may, notwithstanding any bylaw specifying the period of notice for a general meeting of the multi-state cooperative society, require the officers of the society to call a general meeting of the society by giving notice of not less than 7 days at such time, and place at the headquarters of the society to consider such matters as may be directed to him, and where the officers of the society refused or failed to call such a meeting, he shall have power to call it himself।
जो भी सेंट्रल रजिस्ट्रार या फिर जो पर्सन इंक्वायरी कर रहा है वो जनरल मीटिंग बुलवा सकता है, उसके लिए 7 दिन की नोटिस देनी होगी मेंबर्स को, राइट। और वो ऑफिसर्स को बोलेंगे कि भाई ये मीटिंग बुलवाए, वो 7 दिन की नोटिस दे। बट अगर वो जो भी पर्सन है, मेंबर ऑफिसर जो भी है, वो अगर मीटिंग नहीं बुलवाते हैं, फेल होते हैं या फिर वो मना कर देते हैं, तो जो भी पर्सन है वो खुद मीटिंग बुलवा सकता है। And third power, he may summon any person who is reasonably believed by him to have any knowledge of the affairs of the multi-state cooperative society to appear before him at any place at the headquarters of the society or any branch thereof and may examine such person on oath. सेंट्रल रजिस्ट्रार या जो पर्सन इंक्वायरी कर रहे हैं उनके पास पावर होगा कि वो किसी भी पर्सन ऑफिसर वगैरह को वो इंक्वायरी के लिए बुलवा सकते हैं और ओथ देकर वो उनके पास इंक्वायरी भी करवा सकते हैं, राइट। तो ये 3 पावर है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो मंगवा सकते हैं, मीटिंग बुलवा सकते हैं और किसी भी पर्सन को बेसिस ऑन ओथ वो एग्जामिनेशन कर सकते हैं। Follow up, the central registrar shall within a period of 3 months of the date of receipt of the report communicate the report of inquiry to the multi-state cooperative society, the financial institutions if any to which the society is affiliated and to the person or authority if any at whose instance the inquiry is needed. सेंट्रल रजिस्ट्रार है, उनको 3 महीने के अंदर जब भी रिपोर्ट मिलेगा उनके 3 महीने के अंदर वो रिपोर्ट है वो कम्युनिकेट करना है सोसाइटी को या फिर जिस भी पर्सन ने ये इंक्वायरी करवाई है उनको वो रिपोर्ट देना रहेगा विद इन 3 मंथ्स, राइट। इंक्वायरी की है उसी तरीके से इंस्पेक्शन भी हो सकता है, इंस्पेक्शन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर सेक्शन 79। सेंट्रल रजिस्ट्रार मे ऑन अ रिक्वेस्ट फ्रॉम federal cooperative to which multi-state cooperative society is affiliated or a creditor or not less than 1/3 of the members of the board or not less than 1/5 of the total number of members of a multi-state cooperative society. सिमिलर जिस तरह से इंक्वायरी में था उसी तरीके से ये 4 लोग हैं वो इंस्पेक्शन के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार को। How? By general or a special order in writing in this behalf, inspect or direct any person authorized by him or by order in writing in this behalf to make an inspection into the constitution, working and financial condition of a multi-state cooperative society. सेंट्रल रजिस्ट्रार खुद या फिर उनके बिहाफ पर कोई और पर्सन के पास वो इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, जैसे इंक्वायरी करवा सकते हैं। इसमें भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नोटिस दी जाएगी बिफोर 15 डेज। पावर्स अवेलेबल में भी जो इंक्वायरी के लिए पावर्स थे वैसे ही पावर्स यहाँ पर भी रहेंगे। सबसे पहले था कि जो एक्सेस ऑफ ओल्ड बुक्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है वो रहेंगे और कॉल अ मीटिंग, राइट, जो मीटिंग बुलवाने का राइट था, पावर था, वो यहाँ पर भी मिलेगा। कोई भी ऑफिसर और मेंबर है उनको भी यहाँ पर बुलवा सकते हैं और उनके पास से जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी ले सकते हैं। तो पावर से वो सिमिलर टू इंक्वायरी है, सिर्फ यहाँ पर ओथ पर वो एग्जामिनेशन नहीं आएगा क्योंकि वो इंक्वायरी नहीं है, यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, राइट। और इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी कम्युनिकेटेड टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सच इंस्पेक्शन का रिपोर्ट मिलेगा सेंट्रल रजिस्ट्रार को, उनके 3 महीने के अंदर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को वो सबमिट करना रहेगा, राइट। तो ये था हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिट और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑडिट, इंस्पेक्शन और इंक्वायरी कैसे किया जाएगा। होप आपको ये पूरा ही समझ में आ गया होगा, राइट। यहाँ पर हमारा जो भी ऑडिट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एंटिटीज थे, सारी ही टाइप की एंटिटीज का हमने ऑडिट कर लिया है, क्योंकि इसके पीछे जो ट्रस्ट और सोसाइटीज का है वो भी ऑलरेडी हमने आगे कवर अप कर लिया है, राइट। तो ये आपको पूरा ही समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।